इन दोस्तों जैसा कि आज है आपका 9 मई, ठीक है। 9 मई को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के आपके जीके जीएस का एनालिसिस और साथ में सभी प्रश्नों को भी देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न को शुरू कर इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो आपका सेक्शन वाइज आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो पहला तो दोस्तों आपका हिस्ट्री से देखने को मिला है। हिस्ट्री से दोस्तों आपका आज 3 प्रश्न देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें पॉलिटी का, तो पॉलिटी की बात करेंगे फ्रेंड्स। पॉलिटी में आपका आज 4 प्रश्न पॉलिटी से देखने को मिला है। इसके अलावा आपका एक प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स से देखने को मिला है। इसके बाद आपका जियो से बात करेंगे फ्रेंड्स। जियो से आपका 2 क्वेश्चन और आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो दोस्तों आपका स्टैटिक जीके पूछा गया है। लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टैटिक जीके से देखने को मिला है। तो ये दोस्तों आपका आज का सेक्शन वाइज प्रश्न था जो कि आपको देखने को मिला था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न को हम हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंटों के लिए लिख दिए हैं ताकि अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए कुछ सहूलियत मिल सके। देखिए तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया था आपका, सबसे ज़्यादा पूछा गया था। कल हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब क्या होगा कि दूसरा पूछा जाएगा, नीचे से दूसरा या ऊपर से दूसरा। तो सबसे ज़्यादा दूसरा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो दूसरा जनसंख्या है वो आपका महाराष्ट्र का है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी बात करेंगे प्रथम स्थान पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका प्रथम पर है और आपका महाराष्ट्र जो कि आपका सेकेंड पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जो जनसंख्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 19.98 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व का। जो जनसंख्या घनत्व वहाँ का है वो दोस्तों आपका 829 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका 829 लोग निवास करते हैं। इसी को दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व है जो कि कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, जो कि आज के शिफ्ट का क्वेश्चन था। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला आपका जो राज्य है वो आपका बिहार है। तो फर्स्ट पूछा जा चुका है, आपका सेकंड में पूछा जा चुका है, तो अब आपका थर्ड पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका थर्ड पूछा गया तो, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका नीचे से, ठीक है, नीचे से सबसे कम राज्य में जनसंख्या किसका है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे कम वाला में तो आपका इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा नीचे से, ठीक है। सिक्किम नीचे से आपका फर्स्ट है। इसके अलावा चंडीगढ़ दोस्तों आपका नीचे से आपका सेकेंड है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ तो आपका यूटी हो जाता है। तो आपका मिजोरम हो जाएगा नीचे से सेकेंड आपका, तो नीचे से सेकेंड पूछा जाएगा तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम में, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा आपका यूटी में, तो यूटी में आपका क्या हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आप लोग जानते होंगे कहाँ का है, तो ये आपका दिल्ली का है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों आपसे आज पूछा गया था। तो आपको बता दें जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड आपका इसका आज का राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का। इसके अलावा अगला है आपका इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में, ठीक है। 1936 में दोस्तों आपका इसका स्थापना हुआ था 1936 में। यह आपका भारत का सबसे पुराना है और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक सवाल आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका वो भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगर ये दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। पंजाब में दोस्तों आपका एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। वहाँ पर आपका 10 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपका अंडमान निकोबार आता है जहाँ पर आपका 9 राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका दूसरा स्थान पर है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। लेकिन कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड में तो आपका एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसके
साथ ही साथ दोस्तों आपका एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आपका बात कर लेते हैं कहाँ का, तो आपका एक है आपका मानस, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है दोस्तों आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एक आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक दोस्तों आपका ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये चारों जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये आपका असम में है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस है, नारी आपका नमेरी है, काजीरंगा है और आपका ओरांग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर कौन कौन सा आपका है, तो एक है आपका कान्हा नेशनल पार्क जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका पेंच नेशनल पार्क, एक है आपका बांधवगढ़, फिर पन्ना, इसके अलावा सतपुरा और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, ये सब आपका मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान तो आपका बहुत है, इसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला है आपका सामान्य नागरिक संहिता है, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड बीन मेंशन, ठीक है। तो देखिए आपका इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है आपका अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 में दोस्तों आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया गया है। भारत में समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। यूसीसी प्रत्येक नागरिक को शासित करने के लिए एक आम समूह के साथ देश में प्रमुख धार्मिक समुदाय के ग्रंथों रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्तिगत कानून बदलने का प्रस्ताव है। समाधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य है जो कि पूरे भारत के पूरे राज्यों में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आपका आया है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये कल पूछा गया था कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो आपका सिद्धांत है वो आपका किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आयरलैंड के देश से लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा राज्य की नीति सिद्धांत आपके कौन से भाग में है, तो ये दोस्तों आपका भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 में है आपका राज्य की नीति सिद्धांत। इसके अलावा आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल दोस्तों आपका 36 से 51 में जितने भी आर्टिकल आते हैं सभी आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें आपका अनुच्छेद 44 भी आता है, तो आपका ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ही था, ठीक है। चलिए अगला है आपका कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो देखिए कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन आपका दिया गया होगा तो आपका राइट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही आपका अनजान तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य शैली से है, क्योंकि सरस्वती सेन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2004 में आपका सरस्वती सेन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो आपका किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। कथक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि आपका शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यूपी का है या उत्तर भारत का ये या यूपी का ये या मध्य प्रदेश का ये सभी जगह ये आपका प्रचलित है कथक। इसके अलावा सरस्वती सेन कथक की प्रमुख भारतीय प्रतिवादक हैं। इन्हें 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन में आपका सम्मिलित था। इसके अलावा एक है आपका माधवी मुर्दल, ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दें कि माधवी जो मुर्दल है ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक है आपका नंदिनी सिंह, ठीक है, ये आपका कथक से संबंधित आपके वे प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा एक है आपका राजा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोस्तों आपका कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं। कुचिपुड़ी के बारे में बता दें, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी। विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना था और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था, ठीक है। इसके अलावा और 3-4 समाज हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पहला है आपका ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, तो इसको आपका 1828 ईस्वी में किए थे। वेद समाज की स्थापना आपका केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधलु के द्वारा किया गया था। एक है आपका आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अभी दोस्तों कुछ ही प्रश्न हुए हैं जिसमें आपका बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपका रिपीटेड आए थे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है अभी तक कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं अभी कल तक, ठीक है,
कल तक आपका 12 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट हो चुका है। 12 शिफ्टों में पूछे गए दोस्तों तकरीबन 280 प्रश्नों का उत्तर के साथ आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी शामिल किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जिससे प्रश्न आपका देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों मात्र आपका 20 रुपये में इसको उपलब्ध कराया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, 9973741666 है। वहाँ पर दोस्तों आपको क्या होगा, सारा जानकारी वहीं पर आपको मिल जाएगा। और 20 रुपये में मात्र आपको 12 शिफ्ट का नहीं, आप जब तक चाहिएगा जब तक आपको PDF है आपको मिलते रहेगा, चाहे आप पूरे MTS एग्जाम का ही PDF क्यों ना ले लें। ठीक है, ये PDF दोस्तों हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए है, तो आप लोग बेझिझक ले सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है लवलीना बोर्गेहेन किस खेल से संबंधित है, यानी कि लवलीना बोर्गेहेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ये दोस्तों आपका बॉक्सिंग होने वाला है। ठीक है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। लवलीना बोर्गेहेन के बारे में आप लोग जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हो रहा था तो आप लोग इनका नाम सुने होंगे, तो इसका राइट आंसर बॉक्सिंग हो जाएगा। विजेंदर सिंह और मैरी कॉम, ठीक है, विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद आपका लवलीना बोर्गोहेन है, जो कि आपका ओलंपिक में खेल पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 21 में खेला गया था, ठीक है 21 में खेला गया था ये वाला, महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीत के इतिहास रच दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का। तो ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ पर था, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, टोक्यो आप लोग जानते होंगे कहाँ पर, ये दोस्तों आपका जापान में है। ठीक है, भारत की ओर से कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें आपका 1 स्वर्ण था, जो कि दोस्तों आपका किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ठीक है, भाला फेंक स्पर्धा में। इसके अलावा टोटल आपका 7 मेडल जीता गया था। पहला मेडल दोस्तों आपका किसके द्वारा जीता गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके बताइएगा पहला मेडल किनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की है बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका हाइग्रोमीटर से संबंधित। ठीक है, हाइग्रोमीटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को नापने का साधन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यंत्र हैं, जैसे कि आपका एक है अमीटर। अमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है, तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग है परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये दोस्तों आपका अमीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, वो तो आपका हाइग्रोमीटर था। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक है आपका एनीमोमीटर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, हवा की गति को मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को भी आप है जो कि याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि मागध साजी क्या हो, किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माघ साजी को किस नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया था, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था, गढ़वा दिया गया था, इसके गुजरात दिया गया था, आपका असम दिया गया था, इस प्रकार करके दिया गया था। तो राइट आंसर आपका तो होना है हिमाचल प्रदेश। माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में आपका हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। असम में दोस्तों आप लोग मालूम होगा बिहू के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरायण के नाम से आपका गुजरात में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मकर संक्रांति को महाराष्ट्र और गोवा में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका माघी संक्रांति या हल्दी कुमकुम के रूप में आपका जाना जाता है। राजस्थान की बात करेंगे तो सकरात के नाम से जाना जाता है आपका राजस्थान में। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला देखिए पूछा गया था म्यांमार की जो सीमा है आपका किस राज्य से नहीं लगती है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका सिक्किम दिया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर था। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम भूटान चीन नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन, सिक्किम। ठीक है, आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा आपका नहीं करता था। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार के साथ सीमा साझा कौन कौन राज्य करता है, तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश है जो कि करता है, नागालैंड है जो कि करता है, मणिपुर है जो कि करता है, मिजोरम है। ठीक है, ये 4 राज्य जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आपका म्यांमार है जो कि नहीं करता है। मैप के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपका म्यांमार है। ठीक है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका भारत का मैप है, भारत का मैप है। भारत का ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसमें आपका देख सकते हैं
मिजोरम है जो कि आपका कर रहा है, मणिपुर भी आपका कर रहा है, नागालैंड भी कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी कर रहा है। सिक्किम दोस्तों आपका यहाँ पर है, तो सिक्किम है जो कि आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया था, कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया था, तो लावनी। ठीक है, लावनी, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको दिया गया था। जब पीडीएफ हमने बनाया था, पीडीएफ को जब क्रिएट कर रहे थे तो सभी लोक नृत्य को महाराष्ट्र के शामिल कर दिए थे। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य में एक आपका है धनगढ़ी गाजा है, ठीक है, एक है आपका कोली नृत्य है, एक है आपका लावनी जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका राइट था, एक है आपका लोक नृत्य, एक है आपका पौदास नृत्य, एक है आपका तमाशा। ठीक है, तमाशा और लावनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो दोनों को आप याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि टॉप 10 देशों की जनसंख्या में कौन सा देश आपका शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया था, एक तो आपका महाराष्ट्र दिया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपका क्या दिया गया था, तो एक आपका नाइजीरिया दिया गया था, इसके अलावा कनाडा दिया गया था और जापान दिया गया था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें आपका राइट आंसर था कनाडा था। ठीक है, कनाडा है आपका टॉप 10 देशों में आपका नहीं आता है। कनाडा का जो आपका नंबर है आपका 48वां 39वां स्थान पर आता है। लेकिन बात तो ये रही कि टॉप 10 देशों में आपका कौन कौन सा देश शामिल है। तो पहला नंबर पर दोस्तों आपका अपना भारत है, जहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या है। चीन में भी आपका वही है, सेकंड नंबर पर 140 करोड़ के आसपास इसका भी जनसंख्या है। तो फर्स्ट पे आपका भारत है, सेकंड पे आपका चीन है, तीसरा पे दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा पे आपका इंडोनेशिया है, पाँचवां में दोस्तों आपका पाकिस्तान है, छठा में आपका ब्राज़ील है, सातवां में दोस्तों आपका क्या है, तो आपका बांग्लादेश है। इसके अलावा 8वां में नाइजीरिया है, रूस का स्थान 9वां है और आपका मेक्सिको का स्थान आपका 10वां है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप देख चुके होंगे आपका जो कनाडा है उनका नाम नहीं है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो आपका कौन होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका वायुमंडल का सबसे ठंडी परत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मध्यमंडल हो जाएगा। ठीक है, मध्यमंडल आपका वायुमंडल का दोस्तों सबसे ठंडी परत है। ये पृथ्वी की सतह से आपका 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। ये आपका स्ट्रेटोपोज नीचे और मेसोपोज ऊपर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्यमंडल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका तापमंडल का, तो तापमंडल मेसोपोज से परे वायुमंडल के उस हिस्से को तापमंडल कहा जाता है, जहाँ पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान है जो कि तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक है आयन मंडल। आयन मंडल की बात करेंगे हम लोग, तो ये दोस्तों आपका 80 किलोमीटर से आपका 640 किलोमीटर तक आपका स्थित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ इस परत में तापमान बढ़ता है। वायुमंडल आपका रेडियो तरंग को दर्शाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि रेडियो तरंगों का जो आपको किस मंडल में दर्शाया जाता है, तो ये आपका आयन मंडल में ही दर्शाया जाता है। एक है दोस्तों आपका बहिर्मंडल। ये दोस्तों आपका वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। तो सबसे बाहरी परत की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका बहिर्मंडल है। आपका 400 से आपका 1000 किलोमीटर के बीच में आपका ये स्थित है बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए अगला है कि पीएम जनधन योजना के 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक जो खाते हैं वो किस राज्य में खोले गए हैं। तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन था, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना था। हर परिवार का बैंक खाता खोलना था। इस योजना का घोषणा आपका कब किया गया था, तो आपको बता दें 15 अगस्त के दिन किया गया था। कब, 2014 में। ठीक है, 15 अगस्त के दिन 2014 में किया गया था। इसका जो शुभारंभ है वो आपका 28 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2014 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, अगला है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है। तो आपका इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी, ये दोस्तों आपका हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आगरा में जो शीश महल का जो निर्माण है किसने करवाया था। तो आगरा में शीश महल का निर्माण आपका किसने करवाया था, तो आपका मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ग्रीष्मकालीन महल के एक भाग के रूप में बनवाया था। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्वर्गीय जगजीत सिंह का जो संबंध है आपका किससे है। स्वर्गीय जगजीत सिंह आपका एक संगीतकार थे, गज़ल गायक थे और संगीत निर्देशक भी थे। तो ऑप्शन में आपका गज़ल गायक दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो गीत आप सुने होंगे, कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ तुम चले गए, ये दोस्तों आपका स्वर्गीय जगजीत सिंह के द्वारा ही गाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विश्व स्तर पर सिलिकॉन जो वैली है किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु शहर न केवल अपने आईटी और शिक्षा क्षेत्र के बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी लोकप्रिय है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, अगर पूछ दिया जाए तो। अगला है, तुजू के जहांगीर किसने लिखा है। तो मुगल सम्राट नूरुद्दीन मोहम्मद यानी कि जहांगीर की आत्मकथा है आपका तुजू ए जहांगीरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जहांगीर तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो एक बार आप लोग बताइएगा था कि नहीं। एक है आपका मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 जो कि किसने जीता है। तो ये दोस्तों आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया था, तो राइट आंसर आपका मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। 20 नवंबर 2022 को नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में सैक 15 स्थल पर आयोजित मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट फाइनल 2022 में पोलैंड को जन क्रिस्टोफ डुडा को हराया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा में उद्गम में सहायता किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो आपका 1935 का आपका भारतीय अधिनियम था, जिसके द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, कैसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हो उसे कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों आपका आसवन विधि का इस्तेमाल होता है, जिसे कि डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो आपका आसवन राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों की घटनाओं के मध्य में आंतरिक अंतराल आपका होता है। एक क्वेश्चन है कि परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो ऑप्शन में 2 राज्य करके दिया गया था, एक आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया था, दूसरा आपका नागालैंड दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 की विशेषताएं। कुटुंब न्यायालय विधेयक 2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से स्थापित फैमिली कोर्ट और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से स्थापित कुटुंब न्यायालय की स्थापना अधिनियम दायरे में आ गया है। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों 100% रियल प्रश्न है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं है जो कि फालतू मैंने बताया हो। सभी प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम आपको बता दिए हैं, ताकि जिनका आगे एग्जाम है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। बस इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में साथ आपको बता दें कि 12 शिफ्टों का जो PDF है अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये में आपको दिया जाएगा। 12 शिफ्टों का नहीं, सभी MTS एग्जामों का जब तक आपका एग्जाम रहेगा जब तक आपको दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा नीचे में 9973741666 है। तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।